नमस्कार, मैं अविनाश सैनी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम एक मुलाकात। एक मुलाकात में आज हमारे साथ है मानसी। मानसी वो हस्ती हैं, वो होनहार विद्यार्थी हैं जिन्होंने हरियाणा बोर्ड के 12वीं क्लास के रिजल्ट में जो परीक्षा परिणाम अभी आया है उसमें हरियाणा में टॉप किया है। जी हां, मानसी ने कला संकाय यानी आर्ट्स स्ट्रीम में पूरे हरियाणा में टॉप किया है और ओवरऑल वो तीसरे स्थान पे रही हैं। मानसी से जो बातचीत हम करेंगे उसका हमारा एक खास मकसद है, ये वीडियो बनाने का एक खास लक्ष्य है हमारा, और वो ये है कि हर माँ बाप, हर बच्चे तक ये मैसेज पहुंचे कि टॉपर आखिर बनते कैसे हैं। जो बच्चे टॉप करते हैं वो पढ़ाई में ऐसा क्या खास करते हैं कि वो आगे निकल जाते हैं, टॉपर बन जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाते। दूसरी बात ये कि एक साधारण घर का बच्चा, एक साधारण स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा और घर के सारे काम करते हुए बिना किसी ट्यूशन के, बिना किसी कोचिंग सेंटर में जाए कोई बच्चा कैसे टॉपर बन सकता है। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी वीडियो, ताकि मानसी के साथ जो हम बातचीत करें, हो सकता है आपको किसी समय पे ये लगे कि एक अभिभावक के तौर पे आपको अपने नजरिए में इस तरह से चेंज किया जा सकता है, करना चाहिए, और आपका बच्चा जो बहुत कोशिश कर रहा हो सकता है उसको आगे निकलने का, सफलता का कोई रास्ता, नया रास्ता सूझ जाए। तो मानसी से बात शुरू करते हैं। मानसी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे को अपने इस शो पे इनवाइट किया। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस। तो मानसी, आप रोहतक जिले में फर्स्ट आई हैं, आर्ट्स स्ट्रीम में आपने पूरे स्टेट में टॉप किया है, हरियाणा टॉप किया है और ओवरऑल तीसरे नंबर पे रही हैं। कैसा महसूस हो रहा है? सर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और नर्वसनेस भी है, एक्साइटमेंट भी है, एक तरह की मिक्स्ड फीलिंग है। मतलब मैं बता नहीं पा रही हूँ कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। अभी सभी की विशेस आ रही है मेरे पास, सभी मतलब सबको मेरे पे इतना प्राउड फील हो रहा है, तो बहुत मिक्स्ड फीलिंग है। इमोशनल भी हूँ, अपनी जर्नी को देखूँ तो 2 साल की ये जर्नी थी, और खुश भी हूँ मेरे टीचर्स को इतना अच्छा लग रहा है, मेरे पेरेंट्स को, मेरी पूरी फैमिली को। तो सर ये पूरी मिक्स्ड फीलिंग है। 2 नंबर और है? हाँ जी सर। क्योंकि जो पूरे स्टेट में फर्स्ट रही हैं, उनके सिर्फ 2 नंबर आपसे ज्यादा है, तो ये मलाल है क्या? हाँ, अब तो ऐसा लग रहा है कि अगर 2 नंबर और आ जाते तो ये 3rd रैंक से सीधा 1st रैंक हो सकती थी, लेकिन आगे देखते हैं। क्योंकि अब वो कहते हैं ना कि 1 नंबर से भी बहुत बहुत फर्क पड़ता है। अब 1 नंबर अगर मेरा कम आता तो मैं 4th रैंक पर चली जाती, और अब अगर मेरा 1 या 2 नंबर ज्यादा आते तो मैं 1st रैंकर बन जाती। तो हाँ, थोड़ा दिल में मलाल है, बट फिर भी मैं खुश हूँ अपनी इस उपलब्धि से। जिंदगी है, हाँ जी, मौके मिलते हैं, आगे भी मिलेंगे, आगे बढ़ने के। तो क्या आपको भरोसा था कि इतने मार्क्स आएंगे? शुरुआत में तो सर ये भरोसा करके ही चली थी मैं अपनी इस जर्नी पे कि हाँ कुछ करके दिखाऊंगी 12th में, क्योंकि 10th में मुझे मौका नहीं मिला था ये, क्योंकि कोविड था जिस वजह से पेपर नहीं हुए हमारे। तो एक था कि हाँ अब आगे जिंदगी में एक बार फिर ये मौका आएगा 2 साल बाद, तो कुछ करके दिखाना है। इतने मार्क्स लाने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई, क्या किया? स्ट्रैटेजी तो बस एक ही है सर कि डेली पढ़ाई करना, कंसिस्टेंट पढ़ाई करना, और इससे ज्यादा तो देखो, अगर मैं तो यही कहूंगी, अगर मैं कर सकती हूँ ना तो कोई भी बच्चा कर सकता है। अगर कोई बच्चा डेली पढ़ाई कर रहा है, रेगुलर टेस्ट दे रहा है, खुद को चेक कर रहा है कि भाई मैं कोई गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा हूँ, अगर ये सब चीजें करता रहे कोई बच्चा तो कोई भी कर सकता है सर। ये कुछ ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है अगर हम स्ट्रेटेजी के तौर पे लेकर चले तो। बस सिंपल है कि पढ़ाई करनी है, बट इजी नहीं है क्योंकि पढ़ाई करनी है। ट्यूशन, क्योंकि ये मानते हैं आमतौर पे कि अगर ट्यूशन नहीं पढ़ी तो फिर बच्चा क्या करेगा।
हाँ जी तो सर, ऐसा तो नहीं है क्योंकि मैंने तो कभी ट्यूशन नहीं कभी रखा। नहीं? नर्सरी से 12th तक मैंने कभी ट्यूशन नहीं रखी। अरे वाह। हाँ जी सर, ट्यूशन तो नहीं रखी कभी, क्योंकि अगर मेरा तो यही मानना है सर कि ट्यूशन अगर आप स्कूल रेगुलर अटेंड कर रहे हो तो ट्यूशन की जरूरत नहीं होती। मेरे को तो नहीं लगी थी ट्यूशन की जरूरत, और अगर बच्चे को खुद पे भरोसा हो तो वो बिना ट्यूशन जाए भी कुछ कर सकता है, क्योंकि ट्यूशन जाने में जो ट्रैवलिंग टाइम होता है, फिर वहाँ हम ट्यूशन पे अब सिर्फ टीचर और हम तो नहीं होंगे, और बच्चे भी होंगे, डिस्ट्रैक्शन भी होगी, तो उसमें जो टाइम वेस्ट होगा फिर हमारा, उस सारे टाइम को हम अपनी पढ़ाई में घर बैठे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सर यही था। दिन के बारे में बताइए, आपका दिन कैसा रहता था, दिनचर्या क्या रहती थी? तो सर मेरी जो सुबह थी वो 4 बजे के करीब मैं उठती थी। उठने के बाद जो मेरा दिन है वो सबसे पहले योगा और एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट होता था, उसमें मैं रेगुलर थी। और उसके बाद फिर मैं कुछ 2 से 3 घंटे तक मैं पढ़ाई का अपना एक स्लॉट बनाती थी। मेरा फर्स्ट स्लॉट वो होता था। बीच बीच में ब्रेक्स तो है ही, ब्रेक्स के साथ पढ़ाई करती थी। उसके बाद फिर स्कूल जाना, और स्कूल में तो रेगुलर टेस्ट या टीचर जो पढ़ा रही है उसको पढ़ना। फिर घर आकर अपना लंच करने के बाद 1 घंटा रेस्ट करने के बाद फिर शाम को फिर मैं दोबारा पढ़ाई करने बैठती थी। दोबारा भी मैं 3 घंटे पढ़ना शाम को। ये थोड़ा टाइम कम भी हो जाता था कभी कभी, और ज़्यादा भी हो जाता था अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। और उसके बाद फिर अपना डिनर, और डिनर के बाद अगर कुछ पेंडिंग वर्क है तो वो कंप्लीट कर लिया। रात को मैं ज़्यादा देर तक नहीं जागती थी, क्योंकि सुबह फिर जल्दी उठना होता है। हाँ, तो फिर और बस इतना ही था। अंत में लास्ट के दिन के एंड में मैं थोड़ी देर फोन भी चलाती थी, थोड़ा अपना मूड फ्रेश करने के लिए। तो बस सर यही था। आमतौर पे ना बच्चों को ये शिकायत रहती है कि हम तो बहुत पढ़ते हैं, सारा दिन लगे रहते हैं, लेकिन क्या करें, याद ही नहीं होता, एग्जाम का टाइम आता है भूल जाते हैं सब कुछ। हाँ जी सर। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ क्या? डेफिनेटली सर, ये सबके साथ होता है कि डर तो सबको लगता है। बस वही है जो इस डर को काबू करके खुद को आगे बढ़ाता है तो वो सब कर जाता है। डर तो देखो मेरे को भी लगता था कभी कभी, काफी बार। याद होने वाली दिक्कत? हाँ, याद होने वाली दिक्कत, उसके लिए क्या खास करना पड़ता है? उसके लिए जो मैंने चीज करी थी वो तो मैं बताऊंगी कि मैं बोल बोल के पढ़ती। जैसे मेरा रूम है, मैं उसमें अकेली रहती थी उस रूम में, और मैं जैसे ऊंचा बोल बोल के पढ़ती थी कि मैं ऐसे प्रिटेंड करती थी कि मैं दूसरों को पढ़ा रही हूँ। क्योंकि हम जब दूसरों को पढ़ाते हैं ना तो हमें उस चीज की इन डेप्थ में जाना होता है। तो वैसा वो मैं करती थी। साथ साथ एक नोटबुक मतलब रफ पेज और एक पेन ले लिया, और साथ साथ लिखती भी थी मैं कुछ मेन पॉइंट्स को, चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। तो ये चीजें मेरे को लगता है कि ये बहुत काम की चीजें हैं, क्योंकि इससे रिवीजन बहुत अच्छी होती है। और जो चीजें आप सुन रहे हो प्लस आप उस चीज को देख रहे हो, लिख रहे हो, तो आपके जो सेंसेस हैं वो सारे सेंसेस आपके उस चीज पे फोकस कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या है कि वो जो रिवाइज किया हुआ है ना वो माइंड में काफी लंबे टाइम तक रहता है। तो ये सर मैं करती थी। और कभी कभी स्कूल में जैसे स्टूडेंट्स को, मेरे और जो कंपेनियंस थे, मेरे फ्रेंड्स थे, उनको भी कभी कभी कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो उनको समझा दिया। या वैसे जैसे अगर अपने मेरे जो फ्रेंड्स थे साइंस और कॉमर्स में, उनको कोई मैंने हिस्ट्री की बात बता दी कि अरे जब ये हुआ था इंटरेस्ट में। तो हाँ, तो इन सब चीजों से क्या है कि वो चीजें ना लंबे समय तक हमारे माइंड में रहती हैं। तो मैं ये करती थी सर। मतलब क्लास में टीचर्स जब पढ़ा रहे हैं तो ध्यान से सुनना। बिल्कुल सर। और उसको फिर आके रिवाइज करना और फिर वो लिख के भी। और मतलब कंसंट्रेशन सबसे बड़ी चीज है। अगर आप उस समय पे कंसंट्रेट कर पाते हैं उसी काम को करते हुए जो कर रहे हैं, यस सर, तो मुझे लगता है कि हम बिल्कुल सर, और फोकस बहुत जरूरी है इस चीज। यस सर। तो एग्जाम फोबिया भी हुआ? एग्जाम फोबिया हाँ होता था सर, बिल्कुल। मेरे को भी, मैं भी कुछ अलग बच्चों में से नहीं हूँ। मुझे भी सपने आते थे कि मैं हिस्ट्री का पेपर दे रही हूँ, मेरे को पेपर नहीं समझ आ रहा, मैं मैथ्स का पेपर दे रही हूँ। तो मेरे को भी ऐसा होता था। लेकिन वो स्ट्रेस को कम करने के लिए
जैसे कि मैंने बताया कि मैं डांस कर लेती थी, तो थोड़ा माइंड ना उसे डाइवर्ट हो जाता था उस स्ट्रेस से, क्योंकि पता है कि तैयारी तो कर रखी है, तो अब बस स्ट्रेस को कम करना है। तो उसके लिए जैसे मैं कभी कभी फनी वीडियोस भी देखती थी, अगर कुछ और नहीं है तो, नहीं तो डांस तो था। और जैसे मैं अपनी रूफ टॉप पे घूम लिया, थोड़ी खुद से बातें कर ली, तो ये सब चीजें थी। और ऑफ कोर्स फैमिली से बात करना, ये सब चीजें मेरी कॉन्टिन्यूस चलती थी सर। आज के समय में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनसे ज्यादा स्ट्रेस उनके पेरेंट्स को होता है। बिल्कुल सर। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम की बात जो है वो ये रहती है कि माँ बाप को हमेशा ये रहता है कि मेरा बच्चा पीछे है, उसको ज्यादा नंबर लाने चाहिए, वो कम पढ़ रहा है, उसको ज्यादा पढ़ना चाहिए। तो ये जो प्रेशर है, हाँ जी आपके ऊपर भी रहा क्या? सर, अगर मेरी बात की जाए तो मेरे पेरेंट्स का ऐसा सच कोई प्रेशर नहीं था मुझ पे कि पढ़ाई करनी है नहीं करनी। वे मेरे को कभी नहीं टोकते थे, उनको थोड़ा विश्वास था मुझ पे कि हाँ ये अपने टाइम पे पढ़ाई कर लेगी। कभी कभी होता था कि मैं पूरा दिन नहीं पढ़ रही हूँ, तो वे मेरे से ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते थे कि क्यों नहीं पढ़ी, क्या हुआ। तो मतलब ये था कि ये तो पूछते ही थे कि क्या हुआ है, मतलब बस पढ़ाई के लिए मेरे पे कभी जोर नहीं डाला। और ये चीज मैं पेरेंट्स को बताना चाहूंगी जरूर, जो पेरेंट्स मेरी ये बात सुन रहे हैं, या कोई भी टीचर है जो सुन रहा है ये बात, कभी भी किसी भी स्टूडेंट पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी इतने ज्यादा मेंटल प्रेशर में होता है, मेंटली उस पर बहुत प्रेशर होता है, प्लस सोसाइटी का भी बहुत प्रेशर होता है उस पर ऑलरेडी। और आप सोसाइटी का प्रेशर कम करने की बजाय सोसाइटी के प्रेशर के साथ साथ अपना भी प्रेशर उस पर डाल रहे हैं, तो वो बेचारा बच्चा क्या करेगा, क्योंकि कंपटीशन आज के टाइम पे इतना ज्यादा है। कहने की बात है कि मेरे सिर्फ 4 मार्क्स कटे हैं, लेकिन उसकी वजह से मेरी रैंक कितनी पीछे आ गई। कंपटीशन बहुत ज्यादा है आज के टाइम पे, तो बच्चों को, और ये बात बच्चों को पता है कंपटीशन ज्यादा है, तो वे अपनी ओर से पूरी मेहनत करते हैं। जिनको करनी होती है वे तो बहुत मेहनत करते हैं। मेरे फ्रेंड्स, मुझे पता है, मैंने कईयों की जर्नी खुद देखी है, उनके मेरे से 1 नंबर कम है, 2 नंबर कम है, वे रैंकर नहीं बन पाए। हाँ, तो मुझे पता है कि उन्होंने मेरे से ज्यादा भी मेहनत की होगी, लेकिन वे नहीं बन पाए क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। और जो पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों पे प्रेशर डालते हैं, और सिर्फ ये पढ़ाई की फील्ड में नहीं है, ये किसी भी फील्ड में हो, चाहे गेम हो, बच्चा कुछ और, जैसे हमारी इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं आज के टाइम पे। यूट्यूब है, बच्चे यूट्यूब के द्वारा कुछ करते हैं, फ्रीलांसर कर सकते हैं, ब्लॉग्स लिख सकते हैं, और गेम्स में भी जाते हैं बच्चे। तो हर जगह क्या है, पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं कि भाई, क्योंकि और चीजों को तो पेरेंट्स करियर ही नहीं समझते। गेम्स में भी कुछ पेरेंट्स है कि गेम तो चलो ठीक है, तो पढ़ाई में क्या स्कोर है, ऐसे करते हैं कुछ पेरेंट्स। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आपका बच्चा जो भी कर रहा है, बस उस पर भरोसा रखे, उसको सपोर्ट करें। अगर आप अपने बच्चे को ये कह दोगे ना कि बेटे या बेटी, तेरे को जो करना है तू कर, मैं तेरे साथ हूँ, तो बच्चे का जो आधी जंग है ना, वो वही जीत जाएगा। वो आधा उसका प्रेशर वही कम हो जाएगा। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी सभी पेरेंट्स को, फ्रेंड्स, टीचर्स, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कि वो क्या करे कि स्ट्रेस कम करे, बढ़ाने की बजाय उनको सपोर्ट करे मेंटली, क्योंकि इंस्टेबिलिटी चलती रहती है। क्या बनना चाहती हैं जिंदगी में, क्या सपना है? वैसे तो सर आर्ट्स स्ट्रीम को जान के सब लोग गेस कर लेते हैं कि सिविल सर्विसेज में जा रहा होगा बच्चा। तो मेरा भी यही सपना है कि मैं एक सिविल सर्वेंट बनना चाहती हूँ। आगे मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगी और मैं एक सिविल सर्वेंट बनना चाहती हूँ सर। यही क्यों, सिविल सर्वेंट ही क्यों? क्योंकि सर जैसे कि मैंने बताया कि मैंने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस अपने कोर सब्जेक्ट्स में पढ़ी है, तो सर उन चीजों को जब पढ़ते हैं ना, तो ये पता चलता है कि हाँ, यहाँ गलती रह गई थी, ये गलती नहीं होती तो आज हम पता नहीं कहाँ होते। तो वो गलती दोबारा ना हो जाए। इंडियन सोसाइटी को जानने के बाद मुझे ये पता है कि कुछ सुधार यहाँ किए जा सकते हैं, या मैं और पढ़ाई करूंगी तो मुझे और नॉलेज मिलेगी कि कहाँ सुधार किए जा सकते हैं। तो उन सुधार को करके, जो कहते हैं ना, पूरी सोसाइटी का भला हो सकता है, तो मैं वो करना चाहती हूँ सर अपने एंड पे। क्योंकि पैसे तो किसी भी फील्ड में कमाए जा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में इतना पैसा नहीं है जितना प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में बहुत पैसा है, लेकिन
कहते हैं ना कि आपके जाने के बाद एक आपका नाम बचा रहे इस दुनिया में, कि लोग कहें कि हाँ उस इंसान की वजह से हमारी जिंदगी सुधरी है। और लोग कहेंगे भी नहीं, अगर किसी की लाइफ सच में अच्छी बनती है तो मैं वो करना चाहती हूँ सर। आप एज्यूम करिए, मैथ्स में कहते हैं माना मूलधन सो, तो आप किसी डिस्ट्रिक्ट की कलेक्टर बनती हैं, डीसी बनती हैं, तो पहला काम क्या करना चाहेंगे? सर जैसे कि मेरे को ये लगता है कि सबसे पहले मैं क्या करना चाहूँगी कि मैं सबसे पहले वहाँ के एनवायरनमेंट को चेंज करना चाहूँगी। एनवायरनमेंट इन द सेंस कि मैं वहाँ ज़्यादा पेड़ लगाना चाहूँगी हर जगह, क्योंकि अगर मैं अब न्यूज़ आप अगर फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा क्लाइमेट चेंज कितना हो रहा है, कभी भी बारिश आ जाती है, कभी भी धूप आ जाती है। और आज अब की बार की जो गर्मियाँ वो बहुत ज़्यादा मतलब अनबियरेबल होंगी। मेरे को और आपको इस बात का एहसास नहीं होगा क्योंकि हम एसी में बैठे हैं, एहसास होगा तो उस कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले वर्कर को, एहसास होगा तो उस रिक्शा वाले को जो इतनी गर्मी में काम करेगा। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि मैं पहले वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज करूँ, उसके साथ साथ ऑब्वियसली एजुकेशन पे, ताकि लोग उस एनवायरनमेंट को दोबारा गंदा ना करें, क्योंकि एजुकेशन बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी। और रही बात गर्ल्स एजुकेशन की, तो मैं उस पर भी फोकस करना चाहूँगी। वैसे तो गर्ल्स आपने देखा टॉप 5 में गर्ल्स हैं, बिल्कुल। तो गर्ल्स के एजुकेशन में हरियाणा में काफ़ी अब जो सिचुएशंस है काफ़ी बेटर हो गई हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट्स में कि जो सेक्स रेशियो है गर्ल्स का हरियाणा में काफ़ी कम है। तो लेकिन अब मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से, कुछ एजुकेशन की अवेयरनेस की वजह से ये सिचुएशन है काफ़ी बदल रही है। और जब तक मैं ऑफिसर बनूंगी मेरी यही ख्वाहिश है कि ये सिचुएशन बिल्कुल बदल जाए। अब वो बात नहीं है कि बेटा चाहिए, अब बस कि बच्चा हो, बेटी हो चाहे बेटा हो, सबको लोग प्रमोट करते हैं आगे। कोई भी ग्रो कर सकता है। तो सर मेरा यही है कि गर्ल्स एजुकेशन पे मैं और फोकस करूं और या इक्वालिटी इस्टेब्लिश करूं, सिर्फ गर्ल्स ही नहीं बॉयज को भी आगे चांस मिले। और हाँ सर, मैंने जैसे एनवायरनमेंट की बात बताई कि एनवायरनमेंट को बेटर करना, साथ साथ एजुकेशन की अवेयरनेस फैलाना लोगों को, क्योंकि लोगों को ये मॉरली गलत लगे कि सड़क पे स्पिट करना गलत है, वो लोगों को खुद से रियलाइज हो जाए कि उनको पढ़ाने की जरूरत ना पड़े या बोर्ड पे लिखने की जरूरत ना पड़े कहीं भी, उनको खुद रियलाइज हो, मॉरली रियलाइज हो। ये रियलाइजेशन सिर्फ एजुकेशन की वजह से ही हो सकती है। तो मैं ये करना चाहूंगी अपने एंड पे। बिल्कुल। आप जैसी लड़कियां जब अच्छा परफॉर्म करेंगी तो पेरेंट्स को बिल्कुल भरोसा होगा कि लड़कियां पैदा करके उन्होंने कोई गलती नहीं की है। तो जाहिर है कि ये सिनेरियो जो आज हम देख रहे हैं वो बदलेगा और हमारी सोसाइटी का जो माइंड सेट है वो चेंज होगा। और वो आप जैसी लड़कियां ही करेंगी। हाँ जी सर, अगर लड़कियों को चांस मिले तो वो कुछ भी कर सकती है, चांद पर भी जा सकते हैं, ये तो बस कुछ भी चांद नहीं से है आगे भी जा सकती है। बिल्कुल सर। हाँ। आपके प्रेरणा स्रोत कौन कौन रहे? सर प्रेरणा मेरे लिए तो कोई एक इंसान नहीं, कई इंसान रहे हैं। मेरे मम्मी पापा, ऑफ कोर्स उनको मैं देखती थी तो मेरे को बहुत प्रेरणा मिलती थी। और मेरी फैमिली में मेरी चाची, मेरे चाचा जी, उनको मैंने देखा है, मेरे चाचा कितनी मेहनत करते हैं, मेरे पापा, मेरी पूरी फैमिली, साथ साथ मेरे कजन ब्रदर हैं आशीष सैनी, तो वे मेरे लिए कांस्टेंट इंस्पिरेशन रहे हैं। उन्होंने मेरे को बहुत सारी चीज़ें लाइफ के बारे में सिखाई हैं, मेहनत कैसे करनी है, मतलब वो मेरे लिए बिल्कुल थ्रू आउट मेरी जर्नी में कह सकती हूँ कि मेरे लिए कांस्टेंट इंस्पिरेशन रहे हैं, एक रोल मॉडल रहे हैं। और जो मेरी ननिहाल है वहां से भी मेरे को फुल सपोर्ट मिला है। मेरे एक मामा जी हैं प्रदीप सैनी, तो उनके पास तो मैं कहते हैं ना कभी भी कॉल करूँ, क्योंकि काफी बार वे एक टीचर हैं, 11th-12th को पढ़ाते हैं, तो उनको थोड़ा इन सब चीजों के बारे में आइडिया है। तो मैं उनसे पूछती थी कि सब्जेक्ट्स रिलेटेड कुछ पूछ लिया या क्या सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, किसको मेन में रखूं, किसको एडिशनल में रखूं, इस बारे में।
तो वो मतलब भी कितने भी बिजी होते थे ना, तो वो लेकिन फिर भी वो मेरे कॉल का आंसर जरूर करते थे। तो वो मेरे लिए कांस्टेंट इंस्पिरेशन रहे हैं। हम इसको समापन की ओर ले जाते हैं और अब आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी अगली क्लास के बच्चे वो अच्छा परफॉर्म करें, आपके जो जूनियर्स हैं हाँ जी सर। वो बढ़िया परफॉर्म करें, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए बिल्कुल और पेरेंट्स उनकी क्या मदद करें? ठीक है सर। मैंने जैसे कहा कि मैं रेगुलर क्लासेस जाती थी, रेगुलर क्लासेस अटेंड करती थी और रेगुलर टेस्ट देती थी। तो मेरा तो यही मानना है कि जो कंसिस्टेंसी है किसी भी चीज में, चाहे वो जो पढ़ाई में ही नहीं, गेम हो, आपको बॉडी बनानी हो, आपको कुछ भी करना हो, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। रेगुलर क्लासेस आना, रेगुलर टेस्ट देना। बच्चे क्या करते हैं, वैसे तो जाएंगे फन डे के दिन, टेस्ट वाले दिन नहीं जाते, टेस्ट वाले दिन छुट्टी कर लेते हैं। वो चीज गलत है। आपकी तैयारी है या नहीं है, रेगुलर टेस्ट जरूर दीजिए। और जो मैं करती थी वो तो यही है, मेरा जो डे 1 से मेरा जो टेस्ट हुआ है और डे एंड तक, लास्ट टेस्ट तक, मैंने सारे वे अपने पास संभाल के रखे थे। और जब भी कभी भी प्रिपरेशन करनी होती ना, क्योंकि मेरे पास टेस्ट हैं अवेलेबल, तो मैं उनमें से जरूर पढ़ती थी। अपनी आंसर राइटिंग पे जरूर फोकस कीजिए। पढ़ाई के मामले में तो मैं बताऊंगी, अपने आंसर राइटिंग पर जरूर फोकस कीजिए, पॉइंट्स में लिखें। और मतलब सब सब्जेक्ट का अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी टीचर से बात कीजिए। टीचर से घबराइए मत, टीचर्स कोई मॉन्स्टर नहीं है। बच्चे काफी घबराते हैं टीचर से। मैं भी अपने फ्रेंड्स को देखती थी, कुछ मेरे कंपेनियन से टीचर से काफी डरते थे। तो ऐसा मत कीजिए, टीचर से घबराने की बात नहीं है। अगर आप उनसे बात करेंगे तो वे ऑफ कोर्स आपका आंसर देंगी। तो टीचर्स के पास 20-25 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो वे अपने एक्सपीरियंस के साथ ही आपको कुछ बताती हैं। बच्चे क्या करते हैं, अरे मैंने तो यूट्यूब पे देखा था, ये टीचर तो गलत बता रही है, मैं तो वहां से कर लूंगा। ऐसी बात नहीं है, कोई आपको गलत नहीं बताता, कोई आपका बुरा नहीं चाहता। टीचर हमेशा खुश होंगी अपने बच्चे की सक्सेस पे। बिल्कुल। तो उनके टच में रहिए, रेगुलर टेस्ट दीजिए। और हाँ, जैसे मैंने बताया कि रिवीजन मैं किस तरह से करती थी, आपका कोई और मोड हो सकता है। आप जैसे कि मैंने बताया कि मैं ऊंचा बोल के, दोहरा के, बार बार बोल कर पढ़ती थी, चलते चलते बोलना। मैं छत पर भी जाके पढ़ती थी ताकि 2 काम हो जाए, सनलाइट भी मिल जाए और वॉक भी हो जाए, पढ़ाई भी हो जाए। तो वो मैं करती थी। साथ साथ हाँ, फ्रस्ट्रेशन को दूर रखने के लिए आप अपनी हॉबीज को कंटिन्यू रख सकते हैं। क्योंकि मैं जैसे मैंने बताया कि मैं एक्सरसाइज भी डेली करती थी, चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि आप सिर्फ एक चीज पे नहीं रह सकते, एक चीज से स्टिक नहीं रह सकते। सिर्फ पढ़ाई करते रहेंगे ना, तो वो चीज नहीं, रिजल्ट नहीं देगी, आपकी बॉडी खराब हो जाएगी। मैंने जैसे बताया, मेरे को ना बैक पेन रहता था। तो क्योंकि अब इतनी देर तक सिटिंग आवर्स हैं, तो उस वजह से बैक पेन हो जाता था। तो उस वजह से मेरे को ये कि भाई, मैंने सोचा कि भाई अब तो एक्सरसाइज करनी ही है। पढ़ाई छूट जाएगी एक दिन, लेकिन हेल्थ को प्रायोरिटी दो, अच्छा खाओ, तभी तो आपके माइंड में वो चीजें स्टोर हो पाएंगी। और जो पेरेंट्स हैं उनको भी मैं यही कहूंगी कि आपका बच्चा ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर में है, उस पर और प्रेशर मत बनाइए। आप पेरेंट्स हैं, आपका मेन काम क्या होना चाहिए कि सोसाइटी के प्रेशर को अपने बच्चे से दूर रखना, ताकि वो स्ट्रेस फ्री होके पढ़ाई कर सके। कि स्ट्रेस फ्री होके एक फन वे में जो पढ़ाई की जा सकती है ना, और उस पढ़ाई से जो आउटकम मिलेगा वो ना बेस्ट आउटकम होगा। तो अपने बच्चे पर किसी भी तरह का कोई प्रेशर मत बनाइए। हाँ, और साथ साथ उससे बात करते रहिए, उसके टच में रहिए, उनसे उनके एक फ्रेंड बने। जैसे फ्रेंड्स होते हैं ना कि वे टेंशन नहीं देते, वे टेंशन कम करते हैं। तो आपको वो भूमिका निभानी है। और मैं जूनियर्स को ये कहना चाहूंगी कि मार्क्स रियलिटी में मैटर नहीं करते। एट द एंड यही बात है कि मार्क्स मैटर नहीं करते, नॉलेज मैटर करती है। हाँ जी सर, मैटर करती है आज के टाइम पे, तो वो आपकी नॉलेज है।
और उस नॉलेज को एक्सप्रेस करने का तरीका, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आप इन चीजों पे अपनी कमांड बनाइए। मार्क्स ऊपर नीचे हो जाएंगे, 2 दिन बाद किसी को याद नहीं रहेगा कि किसने टॉप किया था, कौन टॉपर था हरियाणा का, लेकिन जो आपकी नॉलेज है और जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है वे थ्रू आउट योर लाइफ आपके साथ रहेंगी। तो इन सब चीजों पे फोकस रखिए, स्कूल की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कीजिए, अपनी हॉबीज को इनहेंस कीजिए, पढ़ाई का एक फिक्स्ड शेड्यूल बनाने की कोशिश करें। वैसे तो फॉलो नहीं हो पाता क्योंकि हर दिन एक समान नहीं होता, लेकिन अपने एंड पे पूरा ट्राई कीजिए। निराश नहीं होना है, पूरी जर्नी में खुश रहना है, ताकि आप जब पीछे मुड़कर देखें तो आपको भी उतनी खुशी हो जितनी मेरे को होती है, क्योंकि मंजिल से ज्यादा सफर बहुत अच्छा होता है। तो मेरा यही कहना है सर। चलिए, बहुत अच्छी बात रही और मुझे लगता है कि मानसी ने जो बातें कही हैं वो बच्चों के लिए भी उतनी ही फ्रूटफुल हैं जितनी पेरेंट्स के लिए। तो मानसी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करते हैं और उस दिन का इंतज़ार करते हैं जब आप किसी बहुत बड़े ओहदे पे होंगी और अपनी समाज परिवर्तन का जो आपने सपना देखा है उसको रियल में एग्जीक्यूट कर पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।